आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश पवन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण दिन हैं। आज 14 सितंबर है, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हिंदी दिवस हिंदी पखवाड़ा में बदल जाता है जब 28 सितंबर तक हिंदी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है। हिंदी जो कभी भारत की बिंदी कही जाती थी, हिंदी जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जन जन को जोड़ने वाली भाषा थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। संविधान सभा में इसको लेकर तमाम तरह की बहसें हुई, लेकिन कोई एक राय नहीं बन पाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये संकल्प लिया था कि हम हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करें। लेकिन 80 साल बाद भी आज भारत में हिंदी की क्या स्थिति है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में बहस नहीं सुनता, हिंदी में फैसले नहीं लिखता, और भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हिंदी में कोई परिपत्र जारी नहीं करता। भारत में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है तकनीकी जहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में दी जा रही है। ये हालत 80 साल स्वतंत्रता के बीत जाने के बाद भी है। आने वाला समय तो और भी खराब होने वाला है, क्योंकि गांव, कस्बों, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक कॉन्वेंट स्कूलों का जाल बिछ गया। इन स्कूलों में जो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई का शौक़ चढ़ा, तो उससे न वो हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं और न अंग्रेजी का ही। उसके बाद भी तुर्रम ये कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। कभी भारत विश्व गुरु था, लेकिन तब इस देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। इस देश में संस्कृत और प्राकृत भाषा ही इस देश की मूल भाषा थी। लेकिन आज तो हम मात्र अंग्रेजी के गुलाम रह गए हैं, अंग्रेजियों के पिछलग्गू बन के रह गए हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जहाँ के आम नागरिक को जो सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक जाता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसका वकील अंग्रेजी में उसके पक्ष की बात कर रहा है या विपक्ष की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो भी हिंदी में नहीं होते, जिससे आम नागरिक अपने फैसले स्वयं नहीं पढ़ पाता कि इन फैसलों का मतलब क्या है। आज दुनिया के तमाम देश जो विकसित देश कहलाते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि उनकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है, और वो राष्ट्रभाषा में ही सभी तरह की शिक्षाएं अपने यहाँ के बच्चों को देते हैं। चाहे वो रूस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड। ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश के ही आसपास जापान को भी आज़ादी मिली थी। हमारे देश के ही आसपास चाइना भी आज़ाद हुआ था। लेकिन समान समय व्यतीत करने के बाद वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य
और कुछ नहीं हो सकता कि जब हमारे देश के राजनेता ही अपने ही देश में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में हिंदी की जगह अंग्रेजी में भाषण देते हुए नजर आते हैं। कोई भी विदेशी राजनयिक जब भी भारत आता है, चाहे वो जिस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो अपने साथ एक द्विभाषा लाता है, बात हमेशा अपनी मातृभाषा में करता है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रीगण विदेश जाते हैं तो वो बात अंग्रेजी में करते हैं। और साल में एक बार हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मना करके हिंदी भाषा के प्रति अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। यह है हमारा हिंदी प्रेम। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कर मूल। जिस देश की अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, उसकी उन्नति किसी भी क्षेत्र में होना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। आइए आज हिंदी दिवस 2025 के दिन हम सब संकल्प लें कि हम अपने सभी जरूरी दैनिक कार्य हिंदी भाषा में ही करें। अंग्रेजी कुछ देशों के लिए संपर्की भाषा हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन की मातृभाषा अंग्रेजी है और ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य जो भी उनके अंडर में रहे, वहाँ अंग्रेजी आज बहुतायत में है। ये सही है कि हमारा भारत भी ब्रिटेन का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन अब आज़ादी प्राप्त किए हुए हमको 80 वर्ष बीत चुके हैं। एक बार हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है, सरकारों के साथ साथ हर पढ़े लिखे आदमी को भी, कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या में हिंदी को महत्व देंगे। तभी ये हिंदी दिवस मनाना हमारा सार्थक होगा और हम कह सकेंगे कि हम हिंदी है, हम हिंदुस्तानी। साथियों, एक आज खबर और पूरे देश में सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी खेला जाना है, जिसको लेकर पूरे देश में एक बायकॉट का शोर मचा हुआ है। लेकिन सरकार ये कहती है कि चूँकि ये एक इंटरनेशनल आईसीसी के द्वारा और एशिया क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट है, तो वहाँ हमारी टीम को खेलना जरूरी है, जो कि सरासर सत्य है। इसके पहले भी जहाँ कहीं भी हमारा विरोध रहा, हमने इंटरनेशनल मंचों में भी उन मैचों का बहिष्कार किया, भले ही हमको खिताब से वंचित होना पड़ा। अभी बहुत दिन नहीं हुए, 23 अप्रैल 2025 को ही पहलगाम की घटना हुई थी, जहां हमारी 27 बहनों की मांग का सिंदूर पोंछा गया था। और यही तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार उसी सिंदूर के नाम पर 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था और पाकिस्तान को दिया जाने वाला पानी भी बंद कर दिया था। उस समय इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी इसी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। पूरे देश ने उनके इस जुमले का समर्थन किया था। यदि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, तो क्या खून और बल्ला साथ साथ चल सकता है? थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, जो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और बीसीसीआई के सर्वेसर्वा भी, एक तरफ उनके पिताजी राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी का पाठ पढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ उनका बेटा पैसे के व्यापार के लिए पाकिस्तान के लिए मैच के शेड्यूल निर्धारित करता है। और एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को रखा जाता है।
ताकि यह मैच एक बार नहीं कम से कम 3 बार हो सके। लेकिन इस बार स्थिति एकदम विपरीत नजर आ रही है। अधिकांश युवा वर्ग आज भारत और क्रिकेट के इस मैच का विरोध कर रहा है और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इस मैच के विरोध में आ गए। साथियों, अब फैसला आपको करना है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या क्रिकेट प्रथम। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। हो सके तो मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि यदि आपको मेरी वीडियो, मेरे विचार अच्छे लगते हों तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए तथा अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट द्वारा मुझे अवगत भी करा दीजिए। धन्यवाद।